हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं समाज विज्ञान से इतिहास खंड के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी से लेकर के आपके 1290 ईस्वी तक का ये समय है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था छोटे छोटे राज्यों का विकास में, जो 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच में की बात थी, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सन 1200 ईस्वी के बाद का, जो उत्तर भारत में जो दिल्ली के आसपास तुर्कों का जो है एक शक्तिशाली राज्य बना, और ये तुर्क पूरे भारत भर में अपना शासन जो स्थापित कर लेते हैं, तो इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अरबी भाषा में जो है शासक को जो है सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। और इसी कारण से उनके राज्यों को हम सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो इसमें हम पाते हैं कि 5 वंश हुए। पहला जो है गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर हम देखें तो आपका खिलजी वंश, और फिर सैयद वंश और लोदी वंश। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में हम जानेंगे, जिसमें से पहला जो नाम आता है वो है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। देखो, उस समय जो है भारत में जो है जो उत्तर पश्चिम राज्य है, वो अफगानिस्तान में और तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने जो है अपना राज्य स्थापित किया हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम राज्य क्या था? अफगानिस्तान, है ना। और तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ये सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहे, और उस राज्यों में से एक राज्य था गोर, तो जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। गोरी इसलिए क्योंकि गोर का था, है ना। तो वह भी कई तुर्किस्तानों से जो है वो लड़ा, कई तुर्कों से वो लड़ता है। और जो पूर्वी ईरान का जो राज्य है, उत्तर के ऊपर में पूर्वी ईरान का जो राज्य है ख्वारिज्म, तो वहाँ के जो शाह से वो जीत नहीं पाता है। अब वो जीत नहीं पाता है, इसलिए जो है अपनी राज्य को बढ़ाना फिर भी चाहता है, तो भारत की ओर बढ़ने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो वो भारत की ओर बढ़ा, और कमज़ोर शासक पाया, तो उसने पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को भी जीत लेता है, फिर गुजरात को जीतने के लिए आगे बढ़ता है। समुद्री व्यापार के कारण जो गुजरात राज्य है वो काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था। तो गुजरात के जो राजा मूलराज द्वितीय ने उसे सन 1178 में हरा दिया, और गुजरात में हार कर गोरी ने सोचा कि पूरे पंजाब पर जो है अधिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के शासक जो है उतने ताकतवर नहीं थे। तो गोरी ने जो है पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा जो है पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। तो पंजाब को जीतने के बाद गोरी जो है दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा। तो देख लेते हैं एक बार हम इस मानचित्र को देख लेते हैं, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देख पा रहे हो, ये हमारा भारत राज्य, भारत देश, और ये है गोर, है ना। यहाँ पर देखिए पंजाब, मुल्तान, दिल्ली, अजमेर। यहाँ गुजरात को चढ़ाई करने वाला था, लेकिन वहाँ का जो शासक था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो उससे हार गया। इसलिए उसकी जो सल्तनत है, देखिए रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये उसकी सल्तनत है, वो यहाँ गुजरात तक नहीं फैल पाई। चलिए हम आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान को ये टक्कर देने वाला है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा भी के नाम से भी जानते हैं, तो ये दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन उस समय था। ये भी एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे। ये भी अपनी साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, तो आसपास से वो भी लड़ता था और अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। तो उसने भी गुजरात पर एक बार हमला किया था गोरी की तरह, वो भी राजा भीम से
हार गए पृथ्वीराज चौहान। फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा, मगर असफल रहे। तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय था कि वो पंजाब की ओर बढ़े, और पंजाब में उस समय कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था, और इसी युद्ध को बोलते हैं तराइन का युद्ध। तराइन जगह में युद्ध हुआ इसलिए, तो सन 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नामक जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इस चीज को आप जो है थोड़ा अच्छा सा नोट कर लेंगे 1191 को। तो उसमें जो है गोरी को पृथ्वीराज ने जो है हरा दिया। तो बुरी तरह से इसमें घायल हो गया था मोहम्मद गोरी, मुश्किल से जो है बच करके भागा वो। लेकिन वापस लौटकर गोरी ने एक और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, और अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी घोड़े थे, और कई छोटे राजा सामंत भी पृथ्वीराज की मदद करने के लिए आए थे। और गोरी की सेना जो है छोटी थी, उसमें हाथी नहीं थे, लेकिन तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, है ना, और कुशल घोड़सवार सैनिक थे, जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग लेकर आया था मोहम्मद, अपने सेना को ट्रेनिंग दे दिया था कि किस तरह से लड़ना है। तो ज्यादा कुशल सैनिक मोहम्मद गोरी के पक्ष में था। तो इनके घुड़सवारों ने जो है पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया। देखिए, सेना पर वार न करके हाथियों पर वार किया, तो हाथी जो पीछे की तरफ भागने लगे, और अपने ही सेना से फिर तबाही मच गई। पृथ्वीराज चौहान की सारी सेना जो है अपने ही हाथियों के भगदड़ से जो है वो मरने लगे। तो इस युद्ध में फिर पृथ्वीराज की हार हो जाती है, और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूत की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के तुर्क सेनापति ने तेजी से पूरे उत्तर भारत पर अपने कब्जे में कर लेते हैं। उनका उत्साह बढ़ जाता है। देखिए, तुर्कों की सफलता का कारण क्या है, जिसके कारण से राजपूत हार गए, ये आपको जानना है, बताना है। तो उसमें से हम पाए तो राजपूत राजाओं की जो पारस्परिक जो मतभेद है वो कैसा था। देखिए, राजा जयचंद, एक आप नाम सुने होंगे जयचंद के बारे में, किस तरह से वो अ, दगाबाजी का काम करता है। एक होते हैं मीर जाफर, तो इनका नाम जो है आप बाद में मीर जाफर के नाम सुनेंगे ही। जयचंद, तुर्क जीते क्योंकि उनके पास फुर्तीले तीर चलाने वाले घुड़सवार तो थे ही, और तेजी से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, और अपना बचाव भी करना उनको आता था। इन सब से भी यही था कि जो राजपूत राजा में जो जयचंद नामक जो किरदार है, उसमें बताया गया है कि पारस्परिक मतभेद था। वो राजपूत जो है दूसरे राजपूत का सहयोग देना था जब लड़ रहे थे, लेकिन राजा जयचंद जो है ये साथ नहीं देता है, इसलिए ये इस प्रकार से हुआ। तराइन युद्ध के कुछ साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई। गुलाम से सुल्तान, मतलब वो एक प्रकार से गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। और दिल्ली में उसके जो गुलाम अधिकारी व सेनापति थे, जो वहाँ की शासन व्यवस्था देख रहे थे। गुलाम कौन होता है? देखिए, उन दिनों जो है गुलाम जो है बड़ा अधिकारी व सेनापति भी होते थे। गुलाम तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों में यह आम बात थी कि कुछ व्यापारी युवकों को खरीद करके उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देके सुल्तानों को बेच देते थे। तो इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे। इसके बदले में उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था। कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने। तो दिल्ली में देखें तो मोहम्मद गोरी का गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, प्रशासन का काम देख रहा था। तो गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। इस तरह से जो दिल्ली का जो प्रथम जो
सुल्तान बना वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था, जिसको आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। कुतुबुद्दीन के बाग जो है उसी का गुलाम जो है और जो दामाद था इल्तुतमिश, वो सुल्तान बनता है। और कुतुब मीनार की जो निर्माण है, अधूरा निर्माण को जो है वो पूरा करवाता है। जब वो शासन कर रहा था तो इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? उनके ही अधिकारियों का व्यवहार, और दूसरी जो है पराजित राजपूत राज परिवारों का व्यवहार। सल्तनत के जो बड़े अधिकारी थे, सेनापति थे, वो सुल्तान से दबकर रहने नहीं चाहते थे और अपनी मनमानी करना चाहते थे। इस कारण से जो है सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था, और उसी का फायदा उठा करके ये हुआ कि जो पुराने राजाओं के जो वंश है वो सल्तनत का जो है विरोध करने लगे, और गांव के किसान से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे, देते नहीं थे इल्तुतमिश को। इसलिए राजकोष में जो है उतना जमा धन हो नहीं पाता था। तो सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को भी लूट लेते थे। इस तरह से सल्तनत जो है कमज़ोर हो गई, और सुल्तान के आदेशों का पालन कुछ ही शहरों में होता था। तो इस प्रकार से बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश प्रशासन को ठीक करने के लिए फिर क्या किया कि 40 योग्य गुलामों को ऊंचा पद दिया, और सब सुल्तान के प्रति वो वफादार रहकर सेवा करते थे। उनमें से कई को जो है इक्तादार बनाया गया था। इक्तादार मतलब क्या? इक्तादार का काम ये है कि अलग अलग प्रांतों में रह करके वहाँ का प्रशासन संभालते थे, विद्रोहों को दबाते थे, और गांवों से फिर लगान वसूल करते थे। जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्चे में रख लेते थे। इस तरह से इक्तादार समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला करता रहता था इल्तुतमिश। ऐसा क्यों करता था? भाई, एक प्रांत से दूसरा प्रांत यदि तबादला न करे तो हो सकता है कि एक ही प्रांत में रह करके अपने आप को वो एक शासक के तौर पर स्थापित कर लेता है। इसलिए जो है इल्तुतमिश वही चालाकी किया कि एक प्रांत से जो है दूसरे प्रांत पर वो तबादला करता रहता था। तो पिता के बाद जो है पुत्र को उसका इक्ता या पद विरासत में भी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था कि वो वंशानुगत था, मतलब उसी के बेटे को जो है इक्तादार बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। इल्तुतमिश के बाद उसी की बेटी रजिया रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। तो गद्दी पर बैठने वाली वो एकमात्र महिला शासक थी। गद्दी पर बैठते ही जो वो है अपने आप को पुरुषों के समान चोंगा और टोपी पहनती थी, घोड़े की सवारी भी करती थी, और किसी योग्य राजा के भांति कामकाज संभालती थी। पूरे राज्य में शांति जो है व्यवस्था की। लेकिन कुछ तुर्क सरदारों को जो है ये बात हजम नहीं हो रही थी, और वे अपने बात मानने वाले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जिसको वो अपने इशारों पर नचा सकते हो। लेकिन उनको भी बाद में पता चल गया कि रजिया भले स्त्री है, लेकिन वो उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है। तो अपने गुणों के बावजूद भी रजिया कुछ खास नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जो उनके जो अपने प्रति जो वफादार जो सरदार थे, उन्होंने एक दल तैयार कर लिया और गैर तुर्कों को बड़े पद पर देना शुरू किया। फिर तुर्क सरदार जो है उसका विरोध प्रारंभ कर दिए, और एक प्रकार से उसकी हत्या हो गई रजिया सुल्तान की। उसको कोई पसंद नहीं कर रहा था तुर्क सरदार, क्योंकि वो अपना मनमानी नहीं कर पा रहे थे। रजिया जो है मान नहीं रही थी, है ना। रजिया के बाद जो दिल्ली का जो महत्वपूर्ण शक्तिशाली सुल्तान जो बना है वो है गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश के द्वारा जो स्थापित जो 40 गुलामों का दल था, उसकी का एक सदस्य था बलबन। तो तुर्क सरदार जो कि अमीर कहलाते थे, इस समय जो है बड़े शक्तिशाली हो गए थे, तो वे सुल्तान के सम्मान को ध्यान नहीं रखते थे। सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करते थे, सुल्तान को धमकी देते रहते थे। तो बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी। तो धीरे धीरे दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया और सरदारों को राष्ट्रभक्त राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की।
तो बलबन जो है सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर जो है ये विश्वास करते थे। निरंकुश मतलब किसी पर बस न चले, तो उसने अपनी स्थिति को इतनी मजबूत कर ली कि सुल्तान की शक्ति की को कोई चुनौती नहीं दे पाया। एकदम प्रबल एक अपने आप की सत्ता को जो है वो उसने मजबूत किया। वह कहता था कि राजा जो है ईश्वर की परछाई होता है और धरती पर उसका प्रतिनिधि है। तो उसने लोगों को गुलाम के सामने सिजदा, सिजदा मतलब सिर झुकाना, और पायबोस यानी राजा के पैर को चूमना, ये अनिवार्य कर दिया। तो तुर्क सरदार जो है बलबन की ताकत और कठोरता से इतने भयभीत थे कि उनका आदेश जो है मानना पड़ता था। तो बलबन की मृत्यु के बाद जो है कैकू के बाद जो शासक बना, तो 3 वर्ष के बाद उसने वंश का जो है अंत हो गया। उतना योग्य वो शासक नहीं रहा। तो हम देखें यहाँ पर दिल्ली के जो प्रारंभिक जो तुर्क सुल्तान है, उन्होंने नई शासन व्यवस्था की स्थापना की, और उनके शासनकाल में मध्य एशिया तक के शक्तिशाली जो शासक चंगेज खान है और जो अन्य मंगोल का आक्रमण हुआ था, जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया और दिल्ली के शासन को उसने मजबूत किया। पूरे मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोल का आक्रमण उस समय होता रहता था, लेकिन मंगोल जो है दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनको हरा नहीं पाए थे। तो इसलिए भूमिका ये है दिल्ली सल्तनत की कि उस समय भारत जो है मंगोल के आक्रमण से बच गया। भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से ईरान, इराक, तुर्किस्तान, खुरासान आदि देशों से लोग यहाँ आकर के फिर बसने लगे। सुल्तानों के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी भी गई, और ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज और धर्म तो लाए ही, साथ में अपने हुनर और पहनावा, पकवान आदि भी लेकर के आए थे। तो ये ऐसा क्या क्या वो लेकर के आए थे, उसको हम अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।